नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही दुनिया के अलग अलग देशों में डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप की नीति साफ है, अमेरिका फर्स्ट। और अमेरिका का हित साधने के लिए वो दूसरे देशों के नुकसान का भी कोई चिंता नहीं करने वाले हैं, फिर चाहे वो टैरिफ बढ़ाने की बात हो या अप्रवासियों का मुद्दा। और अब ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की धमकी दे दी है, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। तो ट्रंप के निशाने पर यूरोप, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में शेख हसीना को सजाए मौत देने की मांग। सीरिया से तुर्की की बढ़ती नजदीकियों ने उड़ाई इजरायल और अमेरिका की नींद। और चलते चलते में देखेंगे सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति की बढ़ी मुश्किलें, बीवी ने मांगा तलाक। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता की कमान संभालने से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और अब उनके इन तेवरों ने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी यूरोपीय देशों के अमेरिका से संबंध बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे। ट्रंप की नीतियों को लेकर फ्रांस हो, जर्मनी हो या ब्रिटेन हो, कई यूरोपीय देशों ने समय समय पर आपत्ति जताई। इनमें टकराव दिखाई दिया और अब एक बार फिर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नीति नहीं बदलेंगे। अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जैसे वो अपने पिछले कार्यकाल में फैसले लेते आए हैं, वैसे ही फैसले इस कार्यकाल में भी देखने मिलेंगे। यानी एक बार फिर यूरोप और अमेरिका में टकराव देखने मिल सकता है। और इसी कड़ी में अब ट्रंप के निशाने पर सबसे पहले जो यूरोपीय देश आया है वो है पनामा। ट्रंप ने पनामा को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो पनामा नहर को वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि पनामा नहर यूरोप की लाइफलाइन मानी जाती है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यूरोप के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये रूट यूरोपीय जहाजों के लिए पूर्वी एशिया या ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने के लिए केप हॉर्न की तुलना में न सिर्फ आसान है, बल्कि दूरी भी कम से कम 2000 नॉटिकल माइल यानी 2000 समुद्री मील तक कम हो जाती है। पनामा नहर के जरिए भारी से भारी सामान अमेरिका से यूरोप तक ले जाने में आसानी होती है। दुनिया का लगभग 6% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। लेकिन अब अगर अमेरिका इस पर कब्जा कर लेता है तो यूरोपीय देशों का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा। उनकी लागत बढ़ेगी, साथ ही एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाने में वक्त भी ज्यादा लगेगा। दुनिया भर की सप्लाई चेन में बाधा खड़ी हो सकती है और ऐसे में यूरोप ट्रंप के इस बयान से खासा नाराज है। दरअसल ट्रंप का दावा है कि पनामा क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पनामा नहर से होकर गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से अनुचित रूप से शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे देखते हुए अब लगता है कि इसका कंट्रोल अमेरिका को वापस लेना चाहिए। इस पर पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो भड़क गए। उन्होंने कहा कि पनामा से होकर गुजरने वाले जहाजों से लिया जाने वाले शुल्क एक्सपर्ट्स की ओर से निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पनामा नहर के कैरिबियन और प्रशांत महासागर की तरफ से खुलने वाले 2 पोर्ट के गेट्स का मैनेजमेंट का सीके हचिसन होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी करती है। ये कंपनी हांगकांग में स्थित है और इस पर चीन का कोई नियंत्रण नहीं है। मुलिनो ने कड़े स्वर में आगे कहा कि पनामा नहर का जर्रा जर्रा पनामा देश का है और यह हमेशा हमारा ही रहेगा। यानी उन्होंने भी ट्रंप को साफ कर दिया है कि वो पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा नहीं होने देंगे, जिस पर ट्रंप ने कहा कि हम इसके बारे में आगे सोचेंगे। ऐसे में यूरोप और अमेरिका के बीच एक नया संघर्ष शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ उठ रही सजा की मांग की। तो बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री पद पर काबिज शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया था। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में शांति नहीं आई, बल्कि हालात पहले से भी बदतर दिखाई दे रहे हैं और हिंदुस्तान में शरण लेकर रह रही शेख हसीना के लिए भी हालात बदलते नहीं दिखाई दे रहे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपनी हर गलती के लिए, वहां की हर परिस्थिति के लिए शेख हसीना के कार्यकाल को जिम्मेदार बता रही है और अब उन्हें सजाए मौत देने की मांग उठ रही है। दरअसल इन सभी घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहद खराब स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान से यूनुस सरकार की नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में बीते दिन ढाका के आर्मी स्टेडियम में आयोजित इकोज ऑफ रिवॉल्यूशन में पाकिस्तान के मशहूर गायक राहत फतेह अली खान का भी कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस बीच जो हुआ वो चर्चाओं का मुद्दा बन गया। एक बार फिर शेख हसीना के खिलाफ नफरती नारे लगाए गए। छात्र नेता सरजीस आलम ने मंच पर चढ़कर पूर्व प्रधानमंत्री को सजा देने की मांग की, जिसके बाद एक बार फिर शेख हसीना की देश वापसी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से वो राजनीति की दुनिया में फिर कदम बढ़ा रही है,
पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं, यूनुस सरकार के खिलाफ तीखे बयान दे रही हैं। इसके बाद उनके बांग्लादेश वापस जाने की उम्मीदें बढ़ गई थी। वहीं दोनों देशों के खराब होते रिश्तों के बीच हिंदुस्तान एक बार फिर अपनी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आया है। दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच खाद्य आपूर्ति को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है और बढ़ती महंगाई ने जनता के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी है। ऐसे में वहां की अंतरिम सरकार ने हिंदुस्तान से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है। ये चावल राज्य प्रायोजित खाद्य वितरण कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाएगा और हिंदुस्तान इसे देने को राजी भी हो गया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस कदम से दोनों देशों के बीच का तनाव कम होगा। वहीं बात करें अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की, तो इन घटनाओं को लेकर एक बार फिर यूनुस सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बांग्लादेश के शमशान घाट में हिंदू पुजारी की जान लेने के मामले पर यूनुस सरकार की तरफ से सफाई पेश की गई है। सरकार का कहना है कि पुजारी की मौत का कारण सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी। ये घटना संभवतः डकैती की कोशिश में हुई। ऐसे में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। और अब अगली खबर मिडिल ईस्ट से। तो सीरिया के विद्रोही गुट से तुर्की की बढ़ती नजदीकियों ने इजरायल और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। एक तरफ तुर्की अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों पर हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका उससे नाराज है, तो दूसरी तरफ सीरिया के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा जमा चुके एचटीएस की सरकार को मान्यता देने की तैयारी में है। खबर यह आ रही है कि तुर्की के विदेश मंत्री सीरिया के नए नेता से मुलाकात करने सीरिया पहुंचे हैं। 22 दिसंबर को तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने दमिश्क के तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के प्रमुख अहमद अल शरा से मुलाकात की है। दमिश्क में हुई इस बैठक में फिदान और अहमद अल शरा ने सीरिया में एकता और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सीरिया के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया। विदेश मंत्री फिदान ने राजनीतिक परिवर्तन और युद्धग्रस्त देश सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद करने का वादा किया है। साथ ही सीरिया के अच्छे भविष्य को लेकर तुर्की के साथ का भरोसा दिलाया। दोनों नेताओं के बीच की इस मुलाकात ने इजरायल और अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बशर अल असद का शासन खत्म होने के बाद सीरिया में उथल-पुथल मची हुई है। विदेशी ताकतें अपना अपना कब्जा जमाने की होड़ में लगी हुई है। इजरायल, अमेरिका, तुर्की लगातार सीरिया पर हमले कर रहे हैं। इजरायल ने सीरिया के गोलान हाइट्स क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमोन पर भी कब्जा कर लिया। कुनेत्रा प्रांत की ज्यादातर रणनीतिक पहाड़ियों और सैन्य चौकियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अब तुर्की नेता के सीरिया दौरे के बाद इजरायल को सीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड की सुन्नी शाखा के उदय को लेकर चिंता सताने लगी है। इस गुट को कतर और तुर्की का समर्थन हासिल है, जबकि इजरायल को ये दुश्मन मानता है। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हैं। ट्रंप ने हाल ही के सालों में तुर्की को नाटो से हटाने के लिए भी आवाज उठाई थी और ऐसे में सीरिया में तुर्की का बढ़ता प्रभाव इजरायल के साथ ही अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। और अब चलते चलते में देखेंगे सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति की बढ़ती मुश्किलों को। तो सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद की पत्नी अस्मा अल असद ने तलाक के लिए अर्जी दी है। बताया जा रहा है कि अस्मा मॉस्को में खुश नहीं है और लंदन जाना चाहती है। बता दें कि विद्रोही गुटों द्वारा सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। रूस ने उन्हें अपने देश में राजनीतिक शरण दे रखी है और इस बीच तलाक की अर्जी की एक खबर सामने आई है। उनकी पत्नी अस्मा ने रूसी अदालत में तलाक के लिए आवेदन दिया है और साथ ही मॉस्को छोड़ने के लिए विशेष इजाजत की भी मांग की है। कथित तौर पर उनके आवेदन का वर्तमान में रूसी अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके तहत असद की पत्नी अस्मा के पास ब्रिटेन और सीरिया की दोहरी नागरिकता है। उनका जन्म लंदन में सीरियाई माता पिता के यहाँ हुआ था और सन 2000 में वो सीरिया चली गई और उसी साल 25 की आयु में उन्होंने बशर अल असद से शादी कर ली। रूस ने भले ही बशर अल असद को राजनीतिक शरण दे रखी है, लेकिन असद अभी भी गंभीर प्रतिबंधों के अधीन है। उन्हें मॉस्को छोड़ने या किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, रूसी अधिकारियों ने बशर अल असद की संपत्ति और पैसों को भी जब्त कर लिया है। उनकी संपत्ति में 270 किलोग्राम सोना, 2 अरब डॉलर और मॉस्को में 18 अपार्टमेंट शामिल हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।